Assalamualaikum dear students. My name is Mohammed Saak and I am lecturer in physics at Islamia Boys College, Archer Road, Quetta. स्टूडेंट्स इससे पहले के वीडियो में यानी कि लेक्चर नंबर 9 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पार्ट 1 में हमने जो फर्स्ट चैप्टर है यानी कि मेजरमेंट उसके पहले 4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम जो बाकी न्यूमेरिकल्स है यानी न्यूमेरिकल नंबर 10 तक हम तमाम के तमाम न्यूमेरिकल को इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 5 के दो पार्ट्स है, पार्ट ए एंड बी। पार्ट ए कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग वैल्यूज़ इन टर्म्स ऑफ प्रीफिक्सेस। फिर ये जो पार्ट ए है इसके 3 पार्ट गिवन है, यानी पहला पार्ट है 0.62 इंटू 10⁴ ग्राम, सेकेंड पार्ट है 2 इंटू 10⁷ मीटर एंड थर्ड पार्ट इज़ 4 इंटू 10⁻⁵ सेकेंड। इन तीनों के तीनों को आपने जो स्टैंडर्ड जो प्रीफिक्सेस है उसमें आपने उसकी फॉर्म में आपने इसको कन्वर्ट करना है। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 से हम स्टार्ट लेते हैं। यहाँ पे आपके पास 0.62 इंटू 10⁴ ग्राम है। अब अगर आप गौर करेंगे कि ये जो आपके पास वैल्यू है ये स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, तो सबसे पहले तो हम इसको स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो डेसिमल पॉइंट है हम इसको प्लेस करेंगे पहले नॉन ज़ीरो डिजिट यानी 6 के बाद। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6.2। अब चूंकि डेसिमल पॉइंट को मैंने लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव किया है और एक जंप लगाया है, तो हम यहाँ पे 10⁻⁴ लिखेंगे, लेकिन चूंकि लेफ़्ट से राइट है तो -1 और जो 10⁻⁴ है उसको इसी तरह लिखेंगे और यहाँ पे ग्राम। अब इसको हम लिखेंगे 6.2 इंटू, अब देखिए ये भी 10 है ये भी 10 है, यानी कि बेस सेम है तो पावर क्या होंगे, ऐड होंगे, यानी -1 + 4 ग्राम और ये हमारे पास बनेगा 0.2 इंटू 10⁻। अब हमें पता है -1 + 4 कितने होते हैं, 3, ठीक है, यहाँ पे ग्राम। अब हमें पता है स्टूडेंट्स के 10⁻³ को हम जो प्रीफिक्स है उसको हमने नाम दिया है किलो का, तो हम 6.2 इंटू 10⁻³ ग्राम को इस तरह लिख सकते हैं 6.2 किलोग्राम। अब आते हैं पार्ट 2 की तरफ। अब पार्ट 2 क्या कहता है कि 2 इंटू 10⁷ मीटर को आपने इन टर्म्स ऑफ प्रीफिक्स इसको एक्सप्रेस करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं कि 2 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁶ मीटर। अब हमने ये क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है कि अब अगर हम 10⁻⁴ को मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁶ तो वापस क्या बनेगा, 10⁻⁷ बनेगा, लिहाजा इससे इक्वेशन की सेहत पर असर नहीं पड़ता। अब अगर हम इस 2 को 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे इट बिकम्स 20 और यहाँ पे 10⁻⁴ क्या है हमारे पास 6 है, मीटर को हमने इसी तरह रहने दिया। अब 20 को मैंने दोबारा इसी तरह लिखा, लेकिन एक चीज़ याद रखिए स्टूडेंट्स के हमारे पास जो 10⁻⁶ होता है उसको हम मेगा कहते हैं, ठीक है, और उसके जो सिंबल है वो कैपिटल M है। तो हम 20 इंटू 10⁻⁶ मीटर को लिख सकते हैं 20 मेगा मीटर। स्टूडेंट्स अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट ए का जो तीसरा जुज़ है, यानी 4 इंटू 10⁻⁵ सेकेंड। हम इसको लिख सकते हैं कि 4.0, क्योंकि 4 का हम 4.0 लिख सकते हैं, 4.0 का मतलब भी 4 है, इंटू 10⁻⁻⁵ सेकेंड। अच्छा स्टूडेंट्स, फिर हम अगर इस पॉइंट को मज़ीद एक जंप देना चाहें सीरियात की तरफ तो हम इसको लिख सकते हैं 40.0, ठीक है, लेकिन चूंकि आपने डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव किया है तो आपने 10⁻1 लिखना है, क्योंकि एक जंप लगाया है, लेकिन चूंकि लेफ़्ट से राइट की तरफ जंप लगाया है तो पावर क्या होगा, -1 और ये जो 10⁻⁵ है इसको इसी तरह रहने देंगे सेकेंड। अब हम इसको मज़ीद इस तरह लिख सकते हैं कि 40.0 इंटू, अब यहाँ पे बेस सेम है, ये भी 10 है और ये भी 10 है, हमने इसको एक मरतबा लिखा, पावर क्या होंगे, ऐड होंगे, -1 प्लस ब्रैकेट में -5 सेकेंड। अब स्टूडेंट्स 40.0 जो है उसको हमने इसी तरह लिखा,
मल्टीप्लाई बाय 10। अब -1 में जब आप -5 को ऐड करेंगे तो हमारे पास -6 आएगा। और याद रखिए स्टूडेंट्स के जो 10⁻⁻6 है इसको हम कहते हैं माइक्रो, और इसका जो सिंबल है वो म्यू है। लिहाजा हम इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं कि 40.0 या सिर्फ आप 40 भी लिख सकते हैं, ठीक है, माइक्रो सेकेंड। यहाँ पे जो हमारा जो क्वेश्चन 5 है उसका ए पार्ट है वो कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम नंबर 5 के जो पार्ट बी है उसकी तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 5 के पार्ट बी की स्टेटमेंट आपके सामने है, विच सेज दैट एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। इसमें से जो पार्ट ए है वो है 0.000036। हमने इसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन में। अब हम साइंटिफिक नोटेशन में सीख चुके हैं कि हम डेसिमल पॉइंट को हमेशा पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हम प्लेस करते हैं। तो यहाँ पे पहला नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है, 3 है, तो मैंने 3 लिखा, यहाँ पे मैंने पॉइंट को प्लेस किया। अब हम इसके बाद यहाँ पे 6 लिखेंगे और हम ये देखेंगे कि डेसिमल पॉइंट को हमने कितने डिजिट के बाद प्लेस किया है, यानी कि 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद प्लेस किया है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 10⁻⁵। और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो आपने ये देखनी है कि आपने डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव किया है। जब भी हम डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास जो पावर ऑफ 10 है वो माइनस में आता है। तो दिस इज़ दी साइंटिफिक नोटेशन ऑफ दी पार्ट ए। अब हम पार्ट बी की तरफ आते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो नॉन ज़ीरो डिजिट है वो 1 है, तो हमने इसके बाद जो है वो पॉइंट को प्लेस करना है, यानी डेसिमल पॉइंट को प्लेस करना है। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपके पास डेसिमल पॉइंट नहीं है तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको लास्ट में प्लेस कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए। अब जब यहाँ पे पहला नॉन ज़ीरो डिजिट 1 है तो मैंने 1 के बाद डेसिमल पॉइंट को प्लेस किया और 4 को मैंने इस तरह रहने दिया। बाकी जो ज़ीरोज़ को हम क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे निगलेक्ट किया था। तो आप गौर करेंगे कि जो डेसिमल पॉइंट है हमने इसको 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद हमने जाके इसको प्लेस किया था। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 10⁻⁵। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपने नोट करनी है वो ये है कि यहाँ पे हमने डेसिमल पॉइंट को राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव किया, तो यहाँ पे हमारे पास जो पावर ऑफ 10 है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। स्टूडेंट्स अब हम आते हैं पार्ट सी की तरफ। और चूँकि यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट प्लेस नहीं है तो हम इसको अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे इसको कंसिडर कर सकते हैं। और यहाँ पे पहला जो नॉन ज़ीरो डिजिट है वो 1 है, तो 1 के बाद मैंने यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाया। अब हमने देखना है कि डेसिमल पॉइंट ने कितने जंप लगाए हैं, कितने डिजिट के बाद हमने डेसिमल पॉइंट को प्लेस किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1.07 इंटू कितने जंप लगाए हैं, 8, तो 10⁸। अब वही इम्पोर्टेंट बात कि हमने ये देखना है कि डेसिमल पॉइंट को हमने राइट से लेफ़्ट मूव किया है या लेफ़्ट से राइट की तरफ। आप गौर करेंगे तो ये जो डेसिमल पॉइंट है हमने इसको राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव किया है, लिहाजा पावर ऑफ 10 क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। यहाँ पे जो प्रॉब्लम नंबर 5 है वो एंड होता है। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 की तरफ। स्टेटमेंट आपके सामने है, द रेडियस ऑफ अ रॉड इज़ 0.24 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया विद अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आपसे दो चीज़ें मांगी गई। सबसे पहले तो ये कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ रॉड आपने फाइंड आउट करना है। दूसरी बात ये कि आपका जो आंसर होगा उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे आपने उसमें अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो चलिए हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसका फार्मूला हमारे पास क्या है, πr², ठीक है। और हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको जो डेटा में गिवन है दैट इज़ रेडियस ऑफ द रॉड विच इज़ 0.24 सेंटीमीटर, आप देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 में जो पाई है और आर है उसकी वैल्यू को पुट करेंगे। तो हमारे पास जो नई इक्वेशन होगी दैट विल बी एरिया इज इक्वल टू पाई की जगह मैंने 3.14 को पुट किया, मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वेयर है तो आर स्क्वेयर की जगह मैंने आर की वैल्यू 0.24 लिखा और इसका स्क्वेयर लिया। और हमें पता है कि 0.2 स्क्वेयर का मतलब है 0.24 मल्टीप्लाई बाय 0.24। अब हम 3.14 को इसी तरह रहने देंगे
और जब 0.24 और 0.24 को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास जो आंसर है दैट विल बी 0.0576। अब नेक्स्ट स्टेप में हम 3.14 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.0576 से, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। आंसर आपके सामने है 0.180864 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, कि रेडियस ऑफ द रॉड 0.24 और आपने क्या फाइंड आउट करना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो तो आपने जो है वो फाइंड आउट कर दिया है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि जैसे हमें गिवन है कि आपने अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर तक आपने आंसर को रिड्यूस करना है, या आपने जो अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर है उनको लिखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले यहाँ पे गौर करेंगे कि हमारे पास जो रेडियस था इट वाज 0.24 और हमने इसका स्क्वायर लिया विच इज़ 0.24 मल्टीप्लाई बाय 0.24। अब यहाँ पे भी दो सिग्निफिकेंट फिगर है और यहाँ पे भी दो सिग्निफिकेंट फिगर है, लिहाजा हमारा जो फाइनल आंसर होगा उसमें भी सिर्फ और सिर्फ दो सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए। लिहाजा यहाँ पे अगर इस फिगर पर आप गौर करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन रूल के मुताबिक हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए फाइनल रिजल्ट में, दैट इज़ ओनली 2। तो जो सिर्फ दो जो सिग्निफिकेंट फिगर है ये 1 और 8 है, लिहाजा हमारा जो फाइनल आंसर होगा दैट विल बी 0.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 6 एंड होता है। चले अब बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 7 की तरफ। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 7 की स्टेटमेंट आपके सामने है। हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन द गिवन वैल्यूज़। आपको जो है 5 वैल्यूज़ गिवन है, आपने उसमें से जो है सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद बतानी है। तो चले स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, पहले रूल के मुताबिक हमें पता है कि 1 से लेकर 9 तक जितने भी डिजिट हो वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में जो भी डिजिट है ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर है। तो 3 2 और 9 हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। और आपने एक रूल ये भी पढ़ा था कि अगर लास्ट जो नॉन ज़ीरो डिजिट है उसके राइट हैंड साइड पे अगर ज़ीरो आ जाएं तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर है अगर डेसिमल पॉइंट मौजूद हो। तो चूंकि डेसिमल पॉइंट मौजूद है तो ये दोनों ज़ीरोज़ भी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। लिहाजा टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है 5 सिग, यानी 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा स्टूडेंट्स, जैसा पहले मैंने कहा कि पहले रूल के मुताबिक जो है 2 और 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर ज़ीरोज़ जो हैं वो अगर दो नॉन ज़ीरो के बीच में आ जाए, देखिए एक नॉन ज़ीरो हमारे पास 3 है और एक नॉन ज़ीरो 2 है, इनके बीच में ये दो ज़ीरोज़ आ रहे हैं तो ये दो ज़ीरोज़ भी क्या होंगे, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट होंगे। लिहाजा हमारे पास टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। स्टूडेंट, आते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ, 2.0। अब 2 तो हमें पता है कि 1 से लेकर 9 तक जो भी डिजिट है वो सिग्निफिकेंट फिगर है, और ये जो लास्ट में जो ज़ीरो आ रहा है ये भी चूँकि जो नॉन ज़ीरो डिजिट 2 है इसके राइट हैंड साइड पर है, और चूँकि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट मौजूद है लिहाजा ये ज़ीरो भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहला जो नॉन ज़ीरो डिजिट है वो 7 है जो कि सिग्निफिकेंट फिगर है, और हमने ये सीखा था सिग्निफिकेंट फिगर के रूल में कि पहले नॉन ज़ीरो के लेफ़्ट हैंड साइड पर जितने भी ज़ीरोज़ होंगे वो क्या होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहाँ पे ओनली जो है वो एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा और वो क्या है, 7। अब आते हैं 5th पार्ट की तरफ। अब अगर आप गौर करेंगे तो ये 5th पार्ट जो है ये साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में है, और हमें पता है कि साइंटिफिक नोटेशन में जो पावर ऑफ 10 है ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है, और रह गए हमारे पास 2 7 और 3, तो ये तीनों के तीनों क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि इस एग्जांपल में हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। चले चलते हैं स्टूडेंट्स अब प्रॉब्लम नंबर 8 की तरफ। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 8 की स्टेटमेंट आपके सामने है। 8 द गिवन वैल्यूज़ 12
13.5 and 15.432. गिव द आंसर टू द करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में भी आपसे दो चीज़ें मांगी गई है। पहला पार्ट तो बहुत आसान है कि आपने इन 3 नंबर्स को ऐड करना है। जो दूसरा पार्ट है कि आपने आंसर को जो है करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लाना है, तो वो थोड़ा टेक्निकल है। चले हम पहले जो है पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं, यानी इन तीनों नंबर को ऐड करते हैं। यहाँ पे हमारे पास होगा 2 3 5 प्लस 4 जो है ये 9। डेसिमल पॉइंट को आपने यहीं पर रखना है। 2 + 3 5 बनते हैं, 5 + 5 10, 1 कैरी हुआ, यहाँ पे हमारे पास 4 है। अब पहला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है कि हमने गिवन नंबर को ऐड कर दिया। अब आते हैं स्टूडेंट्स, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन है वो ये है कि आपने अपने आंसर को करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ ज़रा गौर कीजिए कि सबसे पहले आपने इधर डेसिमल प्लेसेस देखने। देखें यहाँ पे कोई भी डेसिमल प्लेस नहीं है, यहाँ पे है 1 डेसिमल प्लेस। 1 डेसिमल प्लेस से मुराद यानी कि इशारिया के बाद सिर्फ एक डिजिट मौजूद है, और यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस है, यानी इशारिया के बाद 1 2 3 डिजिट्स मौजूद है। तो स्टूडेंट्स आपने अपने आंसर को कम से कम डेसिमल प्लेसेस तक रिड्यूस करना है। चूँकि यहाँ पे कोई भी डेसिमल प्लेस नहीं है, लिहाजा हमारे फाइनल आंसर में भी कोई भी डेसिमल प्लेस नहीं आनी चाहिए। तो इसको हम मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो हम इसको लिखेंगे 40.9। लेकिन पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ कि हमारे पास यहाँ पे डेसिमल प्लेस नहीं है, तो हमने यहाँ पे भी डेसिमल प्लेस को हटाना है। अब लास्ट में हमारे पास यहाँ पे 0 है और 0 के साथ 9 है। जब हम इस नंबर को राउंड ऑफ करेंगे तो दैट विल बी 41। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 9 की तरफ। स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 9 की स्टेटमेंट आपके सामने है। शो दैट h इज इक्वल टू VIT प्लस AT स्क्वायर इज डायमेंशनली करेक्ट। यानी इस फार्मूले को हमने डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से चेक करना है कि फार्मूला सही है या नहीं। इन अदर वर्ड्स हमने इस फार्मूले की होमोजेनिटी को चेक करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है S डिस्टेंस को शो करता है, और डिस्टेंस का यूनिट जो है वो मीटर है। और हमें ये भी पता है कि डिस्टेंस का जो डायमेंशंस है वो कैपिटल L है। डायमेंशन ऑफ S को हम इस तरह लिख सकते हैं, दैट इज़ इक्वल टू L। अगर आप पावर 1 लगाना चाहे आप लिख सकते हैं इसको। अच्छा, इसी तरह हमारे पास जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो है VIT प्लस AT स्क्वायर है। अब ये जो VIT है, ये VI यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी को शो करता है, T टाइम ड्यूरेशन है, यहाँ पे A एक्सेलरेशन को शो करता है। तो हम सबसे पहले ये करेंगे कि जो इनिशियल वेलोसिटी है उसके डायमेंशंस को फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि वेलोसिटी इज़ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट जो है ये भी डिस्टेंस ही है एक क्लास से, तो इसका हमारे पास जो डायमेंशन है दैट विल बी L, पावर 1 लगा सकते हैं। नीचे हमारे पास टाइम है, टाइम के डायमेंशन हमें पता है कैपिटल T है, इसकी पावर भी हम 1 लगा सकते हैं। अब ये T की पावर 1 है, जब इसको ऊपर मूव करेंगे तो हमारे पास जो VI यानी कि इनिशियल वेलोसिटी है, इसकी डायमेंशन क्या बनेंगे, L की पावर 1 T की पावर -1। इसी तरह स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन के डायमेंशन अब हम यहाँ पे लिखेंगे। हमें पता है कि एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी अपॉन टाइम है, और अभी अभी हमने देखा कि वेलोसिटी के जो डायमेंशन है दैट इज़ L की पावर 1 और T की पावर -1। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ V की जगह V के डायमेंशन L की पावर 1 और T की पावर -1, और नीचे हमारे पास चूँकि यहाँ पे T मौजूद है तो T के डायमेंशन हमारे पास क्या है, कैपिटल T, यानी ये स्मॉल t टाइम को शो करता है और ये कैपिटल T टाइम के डायमेंशन को शो करता है। इसकी पावर कुछ नहीं, तो पावर हम T की 1 लिख सकते हैं। इसी तरह जब हम इस T की पावर 1 को ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास ये जो T की पावर 1 है ये T की पावर -1 में कन्वर्ट हो जाएगी। लिहाजा हम एक्सेलरेशन के डायमेंशन को लिख सकते हैं कि L की पावर 1। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे भी बेस T है, कैपिटल T, और यहाँ पे भी बेस जो है वो कैपिटल T है।
तो दोनों के पावर को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, -1 प्लस -1। अब स्टूडेंट्स l की पावर 1 को इसी तरह हमने लिखा, और यहाँ पे t की पावर -1 प्लस -1 हमें पता है कि -1 और -1 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -2। अब यहाँ पे हमारे पास जो टाइम t है इसको पहले से हम डिस्क्राइब कर चुके हैं कि t के जो डायमेंशन है दैट इज़ कैपिटल T, और इसकी पावर आप 1 लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम ये करते हैं कि जो राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन है उन तमाम के तमाम जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है उसके डायमेंशंस को एक साथ लिखते हैं। तो राइट हैंड साइड के जो डायमेंशन है दैट विल बी इक्वल टू vi। हमारे पास हमने डायमेंशन इसके क्या निकाले थे, l की पावर 1 और t की पावर -1। अच्छा, vi के साथ t भी मौजूद है तो हम यहाँ पे t लिखेंगे और इसकी पावर कुछ नहीं है तो पावर हम 1 यहाँ पे पुट कर सकते हैं। बीच में आपको प्लस का साइन नज़र आ रहा है। उसके बाद हमारे पास एक्सेलेरेशन है और एक्सेलेरेशन के डायमेंशन यहाँ पे हमने निकाले जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, लिहाजा हम यहाँ पे लिख सकते हैं l की पावर 1 t की पावर -2। लेकिन यहाँ पे एक्सेलेरेशन के साथ t स्क्वायर भी है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं t की पावर 2। अब स्टूडेंट्स हम ये जो राइट हैंड साइड के डायमेंशन है इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, l टू द पावर 1 और t टू द पावर -1 और t टू द पावर +1। तो ये जो दो t's है आपस में कैंसिल हो जाएंगे, लिहाजा हमारे पास जो t की पावर है वो क्या हो जाएगी, 0। बीच में प्लस है तो मैंने भी प्लस लिखा। अब यहाँ पे l की पावर 1 है और यहाँ पे t की पावर -2 है और यहाँ पे t की पावर +2 है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, लिहाजा t की जो पावर है वो 0 बच जाएगी। अब स्टूडेंट्स याद रखिए, कोई भी आपके पास एक वैल्यू हो या कोई भी नंबर हो, अगर उसका पावर 0 हो तो वो फिर 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास t की पावर 0 है, यहाँ पे t की पावर 0 है, तो दोनों को हम 1 लिख सकते हैं। तो l की पावर 1 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास l1 आएगा। बीच में प्लस है, यहाँ पे मैंने भी प्लस लिखा, और यहाँ पे l की पावर 1 है और ये जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वापस l की पावर 1 बन जाएगा। अब l की पावर 1 प्लस l की पावर 1 इन दोनों को जो है हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो दैट विल बी 2 इंटू l की पावर 1, यानी 1 l की पावर 1 जमा 1 l की पावर 1, तो ये हो जाएंगे 2 l की पावर 1। अब डायमेंशनल एनालिसिस के जो रूल्स है उसके मुताबिक हम जो कांस्टेंट नंबर्स है उसको हम क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। तो 2 को अगर हम निगलेक्ट करेंगे तो हमारे पास राइट हैंड साइड के जो डायमेंशंस है दैट विल बी l की पावर 1। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जब हमने डायमेंशन ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड यानी डिस्टेंस के डायमेंशन निकाले थे, मैं इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ, और यहाँ पे राइट हैंड साइड के डायमेंशन जो हमने निकाले थे मैं इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देता हूँ। अब आप इक्वेशन 1 और 2 से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड के जो हमारे पास डायमेंशंस है दीज आर सेम। सो वी कैन से दैट s इज़ इक्वल टू VIT प्लस AT स्क्वेयर इज़ डायमेंशनली करेक्ट। स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 10 की स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, द सेंट्रीपिटल फोर्स F acting on a particle which is moving uniformly in a circle depends on the mass m of particle, its velocity v and radius r of the circle. Derive dimensionally formula for force F। यानी कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है आपने उसके लिए फार्मूले को डेराइव करना है यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। स्टूडेंट्स हम सपोज करते हैं कि जो फोर्स यानी सेंट्रीपिटल फोर्स है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू सम पावर ऑफ मास, और हम उस पावर को कंसिडर करते हैं कि वो पावर a है, एंड फोर्स इज़ आल्सो प्रोपोर्शनल टू सम पावर ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी की जो पावर है उसको हम b कंसिडर करते हैं, एंड फोर्स इज़ आल्सो प्रोपोर्शनल टू सम पावर ऑफ रेडियस, और सपोज करते हैं कि रेडियस की जो पावर है वो c है। अब
हमें पता है कि जब भी हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी का साइन हो तो उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल का साइन लगा देते हैं और एक कांस्टेंट लिखते हैं। फिर हमारे पास ये जो मास है उसकी पावर a हमने इसी तरह रहने दिया, v की पावर b और रेडियस की पावर c हमने इसी तरह रहने दिया। अब हम स्टूडेंट्स ये करेंगे कि हम इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे। अब इसको इक्वेशन 1 का नाम देने के बाद हम ये करेंगे कि इस इक्वेशन के लेफ़्ट और राइट हैंड साइड के हम डायमेंशंस लिखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लेफ़्ट हैंड साइड से, जो कि है फोर्स। और हमें पता है कि फोर्स जो है वो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर है। और हम ये जानते हैं कि मास के जो डायमेंशन है वो m है और एक्सेलरेशन का डायमेंशन पिछले एग्जांपल में हम सीख चुके हैं, दैट इज़ l t पावर -2। स्टूडेंट्स, जिस चीज़ की पावर कुछ नहीं हो आप उसको 1 भी पुट कर सकते हैं। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि जो फोर्स है उसके डायमेंशन क्या होंगे, l टू द पावर 1 और m टू द पावर 1 और t टू द पावर -2। अब हम स्टूडेंट्स पढ़ते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, कांस्टेंट को हमने पहले ये डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में कि हम कांस्टेंट को जो है डायमेंशनल एनालिसिस में निगलेक्ट करते हैं क्योंकि उसको हम एक्सपेरिमेंटली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। लिहाजा यहाँ पे मैं लिखूँगा m टू द पावर a, v टू द पावर b, r टू द पावर c। अब हम क्या करेंगे कि राइट हैंड साइड पे जो भी हमारे पास जो क्वांटिटीज़ है उसके डायमेंशंस को लिखेंगे। हमें पता है कि मास के जो डायमेंशन है वो m है, यहाँ पे पावर a है तो हम यहाँ पे इसको a लिखेंगे। और v के डायमेंशन हमें पता है l t टू द पावर -1, लेकिन चूँकि यहाँ पे होल पावर b है तो मैंने यहाँ पे b लिखा। इसी तरह r जो है ये रेडियस को शो करता है और रेडियस लेंथ है, इसकी जगह मैं क्या लिखूँगा, कैपिटल L टू द पावर c। लिहाजा हमारे पास जो डायमेंशन ऑफ द राइट हैंड साइड है दैट विल बी इक्वल टू m टू द पावर a, l ये है, इसकी पावर कुछ नहीं है 1 लिख सकते हैं, t टू द पावर -1, होल की पावर जो है वो b है तो मैंने यहाँ पे b लिखा ब्रैकेट के बाहर। और यहाँ पे जो है रेडियस है और रेडियस लेंथ को शो करते हैं, यहाँ पे होल पावर c है तो हम यहाँ पे c लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, l टू द पावर c। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास m टू द पावर a, अब l पावर 1 t पावर -1 होल पावर b है तो ये पावर जो अंदर जो है वो अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा l की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय b क्या हो जाएगा b, और t की पावर -1 है, यहाँ पे होल पावर b है तो -1 मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू -b, और यहाँ पे l की पावर c हो जाएगी। ठीक है, अब हम जो लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस है और राइट हैंड साइड के डायमेंशंस है इनको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। वी गेट m पावर 1, आपको नज़र आ रहा है, l पावर 1 t पावर -2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड की डायमेंशन क्या है, m पावर a, l पावर b, यहाँ पे t पावर -b और l पावर c। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एक और काम भी कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको l की पावर b नज़र आ रहा है और यहाँ पे l की पावर c, बेस सेम हो तो पावर क्या होते हैं, ऐड। लिहाजा हम इस इक्वेशन को मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, m पावर 1, l पावर 1 और t पावर -2 इज इक्वल टू m पावर a, l पावर b और यहाँ पे l पावर c है तो b प्लस c हो जाएगा और t पावर -b। स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे कि दोनों साइड के जो पावर है उनको क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो चले इक्वेट करते हैं पावर्स को। स्टूडेंट्स, यहाँ पे m की पावर 1 है और यहाँ पे m की पावर a है, लिहाजा 1 इज इक्वल टू a, 1 इक्वल्स टू a। यहाँ पे a की डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास आ गई, दैट इज़ 1। यहाँ पे l की पावर 1 है और यहाँ पर l की पावर b प्लस c है तो हम लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू b प्लस c। इसी तरह t की पावर यहाँ पर -2 है तो हम -2 लिखेंगे, इक्वल टू यहाँ पे t की पावर -b है तो -b हमने लिखा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 इज इक्वल टू b प्लस c, c के साथ b ऐड हो रहा है। अगर इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो b जो है वो उसके साथ माइनस साइन
लग जाएगा। लिहाजा जो हमारे पास नई इक्वेशन होगी दैट विल बी 1 माइनस बी इज इक्वल टू सी। इसी तरह यहाँ पे -2 है, यहाँ पे माइनस बी है, तो माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा। हम लिख सकते हैं कि b इज़ इक्वल टू 2 या 2 इज़ इक्वल टू b, इसमें कोई फ़र्क नहीं। यहाँ पर आपने गौर किया होगा कि a की डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास 1 आ गई और b की जो वैल्यू है हमारे पास 2 आ गई। अब अगर अननोन वैल्यू है वो c है, तो c को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर जो b की वैल्यू जो कि 2 है इसको हम पुट करेंगे। लिहाजा c इज़ इक्वल टू b की जगह मैंने 2 पुट किया, माइनस की जगह माइनस और 1 की जगह मैंने 1 पुट किया। इट मीन्स के c इज़ इक्वल टू, अब 1 माइनस 2 क्या होता है, -1। अब इसके बाद स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 थी जो कि f इज़ इक्वल टू k m की पावर a v की पावर b और r की पावर c, इसमें हम क्या करेंगे, ये जो a b और c की जो वैल्यू इसको हम पुट करेंगे। सो f इज़ इक्वल टू कांस्टेंट, m की जगह m मैंने लिखा, a की पावर हमारे पास क्या है 1, और इसी तरह जो है v की जगह मैंने v लिखा, जबकि b हमारे पास क्या है 2, और इसी तरह जो है मैंने r लिखा, ठीक है, और c की वैल्यू हमारे पास क्या है -1। अब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को मज़ीद हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन होगी m टू द पावर 1 v टू द पावर 2। अब ये देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास रेडियस यानी कि r की पावर -1 है, अगर हम इसको नीचे लाएंगे तो r की पावर क्या हो जाएगी, वो +1 हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास ये जो नया फार्मूला बना है, दिस इज़ फार्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स एंड दैट इज़ आवर फाइनल रिजल्ट। स्टूडेंट्स होप कि आपको ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके माइंड में एक किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसको मेंशन कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।